स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ में कितने सदस्य हैं बताइए? इसकी तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। कितने? 193। सबसे नया सदस्य कौन है, यानी जो 193 में? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। दक्षिणी सूडान ये है भैया सबसे नया सदस्य। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान। देखिए अब यूएनओ में ना पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है यूएनओ। जिस तरह से भारत में संसद है ना, तो पूरी दुनिया में यूएनओ है, उसका नियम पूरी दुनिया में चलेगा। अब ये दुनिया में इसके नियम चलने के लिए जरूरी है भैया पूरी दुनिया में कौन सी भाषा बोली जाएगी। हर देश वाले अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इनमें ऑफिशियली कितनी भाषाएं हैं? तो भाषा जो है वो ऑफिशियली इसमें 6 भाषा है। आप इन 6 भाषा में से कोई एक चुन लीजिए। अब कौन कौन सी भाषा है? तो देखिए इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश। 3 भाषा तो यही हो गई, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, 3 तो यही हो गई, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश। ये मिडिल ईस्ट में पूरा में अरबी भाषा बोली जाती है, तो अरबी, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश अरबी। कितनी भाषा? 4, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश अरबी। इसके बाद से रसियन और चाइनीज। रसियन चाइनीज, चाइनीज भाषा को मंडारिन बोलते हैं, तो रसियन और चाइनीज, रसियन और चाइनीज, ये हो गई भाषा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखते हैं। टोटल यूएन में कितनी भाषा है? तो भैया 6 भाषा। कौन कौन? लाइन से यहाँ याद रखेंगे, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, 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 अरबी रसियन चाइनीज, अरबी रसियन चाइनीज, अरबी रसियन चाइनीज, अरबी रसियन चाइनीज। नक्शा के हिसाब से बोलना है, जैसे दिमाग में बनना चाहिए। कैसे दिमाग में बनना चाहिए? आज बंद करेंगे। हाँ, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, ये 3 तो यहाँ हो गए। यहाँ पे अरबी, यहाँ रसियन और यहाँ पे चाइनीज। आराम से ऐसे इस टाइप की भाषा। नंबरिंग गलत लिख दिए ना यहाँ। देखिए इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, 3 तो इस साइड में, इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश, अरबी रसियन चाइनीज, अरबी रसियन चाइनीज। टोटल आधिकारिक भाषा कितनी है? 6। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, जो पेपर वर्क मिलते हैं, वो मिलते हैं केवल 2 भाषा में, इंग्लिश और फ्रेंच में। टेप भले आप बोल सकते हैं 6 भाषा, ये बोलने के लिए 6 भाषा है। हालांकि आप कोई और भाषा भी बोलेंगे तो फिर आपको दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो समझाने के लिए जो ट्रांसलेशन का खर्चा आएगा ना, उसी देश से लिया जाता है। जो ट्रांसलेटर बैठ के समझाता है उसका पूरा खर्चा उसी से लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये है आपका भाग संख्या 6, सॉरी भाग कर भाषा 6। आधिकारिक भाषा 2 है जिसमें पेपर वर्क होता है, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश फ्रेंच। सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो अरबी भाषा। सबसे बाद में कौन सी भाषा? अरबी भाषा। याद रहेगा, सबसे बाद में कौन भाषा? अरबी भाषा। किसी को भाषा से रिलेटेड दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को भाषा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को भाषा से दिक्कत है तो बताया जाए। भाषा से कोई दिक्कत नहीं है? हिंदी क्यों नहीं है भाई साहब? पूरा हिंदी का खर्चा उठाना पड़ेगा भारत को। पूरे हिंदी का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? भारत को उठाना पड़ेगा। और क्या कर लेंगे हम लोग? वहाँ महीना में 1 दिन, साल में 1 बार जाके वहाँ भाषण देना है। तो वैसे भी हिंदी को, अरे भाई पूरे भारत में तो हिंदी पूरी तरह से लीगल नहीं है। मतलब लीगल क्या करें, उतना हाई नहीं है। देखो अगर हर देश ये सोचने लगे कि भैया मेरी भाषा क्यों नहीं, अब मान के चलिए कि बांग्लादेश के लोग सोचेंगे बंगाली क्यों नहीं, नेपाल के लोग सोचेंगे नेपाली क्यों नहीं। तो देखो भाई साहब, राष्ट्रीयता एक अलग जगह पे है और एक जेन्युइन सिटी अलग चीज पे है। कुछ खास तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं वहां पे जाके। अब मतलब आपको क्या लगता है कि चाइना का आदमी सीखेगा आपको चाइनीज भाषा, मतलब हिंदी भाषा सीख के वहां बोलने के लिए? और कितने लोगों को फायदा होगा? हाँ ये जरूर है कि अगर हिंदी अलाउ हो जाता है तो अगल बगल के देश के लोगों को फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान वाले भी हिंदी बोल लेते हैं और कुछ कुछ अफगानिस्तान वाले भी बोल लेते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वाले उतना हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब देश को भी फायदा हो जाएगा हिंदी बोलने से। लेकिन खर्च, दिक्कत क्या है कि सबको खर्च हम ही लोग को उठाना पड़ेगा और फिर सारे देश को लागू करना पड़ेगा। तो इससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाएगा। हाँ
आप ऐसे कहिए कि चाइनीज में किसको समझ में आएगा, तो भैया केवल चाइना अपने लिए चाइनीज रखा है, तो चाइनीज भाषा में भी क्या इफेक्ट पड़ता है, बस वो चाइनीज अपने बोल के चल जाता है और किसी को तो होता नहीं। यही सब थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग को मेन जरूरी है वीटो पावर, भाषा दे न दे, मेन जरूरत है क्या, वीटो पावर का। मेन जरूरी क्या है, वीटो। टोटल दुनिया में कितने देश हैं वीटो पावर वाले, तो देखिए यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 के पास वीटो है और 10 के पास वीटो नहीं है। तो ये जो 5 हैं इन्हें कहते हैं वीटो वाले अस्थाई, ये परमानेंट रहते हैं। और ये 10 जो हैं ये जो होते हैं इनके पास कोई वीटो नहीं है, ये है अस्थाई। अस्थाई, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडिया इस बार इसका कार्यकाल का सदस्य बन चुका है, पाकिस्तान हट गया। ये 2021 में भारत बना है और 2022 में इसका कार्यकाल, 2021 में है तो 21 और 2022 2 साल में खत्म हो जाएगा भारत का पोस्ट। तो देखिए ये तो बनते घटते रहते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इन लोग का नंबर ही आता है। 2 साल के लिए भारत आया, हट जाएगा इसके बाद। लेकिन ये 5 जो वीटो पावर है ये नहीं हटते हैं, जब तक ये 5 किसी चीज़ पे रेडी नहीं होते हैं वो विधेयक पारित ही नहीं हो सकता। यानी किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पूरी दुनिया में से ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। ये 5 वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को जीते थे। कौन कौन, तो पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया, पांचवा चाइना। तो टोटल कितने देश के पास वीटो है, 5। कौन कौन, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, यहाँ देखिए दोनों एक पास, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। देखिए ब्रिटेन फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं सब, लेकिन लगता है ये दोस्त है। रूस चाइना एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन लगता है कि दोस्त है सब। अमेरिका को किसी से मतलब नहीं, ये लोग ससुरे अलगे दुनिया के हैं, इन लोग का एक अलगे दुनिया है। पूरी दुनिया में मार कराओ, हथियार बेचो, पूरी दुनिया में मार करा दो, हथियार बेच दो, कोई फायदा नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दुनिया में कोई फायदा नहीं होता इन लोग से। टोटल कितने देश, हाँ इनका कहना सर चाइना सेकेंड वर्ल्ड जीता था, नहीं भैया। देखिए चाइना ने हमला किया था जापान के ऊपर, और जापान में ये जीता नहीं, लेकिन जापान पे परमाणु बम पटका गया, बस जापान पे ये हावी हो गया। इसलिए इसे माना जाता है कि ये भी एलाइज कंट्री के साथ था। किसके साथ था, एलाइज कंट्री। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था, किससे लड़ा था, जापान से लड़ा था, केवल जापान से लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। किसी को कोई दिक्कत। टोटल कितने देशों के पास वीटो है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो, अरे टोटल वीटो कर रहे हैं, टोटल वीटो केवल 5 के पास है। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं, 15। 5 ठो परमानेंट, 10 ठो टेम्प्रोरी, 15 हो गए टोटल मिला के। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। देखिए जिनको वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा हिस्सा यूएनओ के कुल खर्च का उठाना पड़ता है। भारत अभी भी यूएनओ के टोटल खर्च का महज 1.5 से 2% खर्चा उठाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि आपको इसके कुल खर्च का 7% उठाना पड़ेगा, 7% से भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, लगभग उसी के रेट में था ये परसेंटेज। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि हम लोग के पास उतना पावर ही नहीं था कि वो खर्च उठा सके। क्योंकि बताइए जो देश अपनी सेना पर अपनी टोटल जीडीपी का 7% नहीं खर्चा करता है, जो देश आज भी हम लोग की पूरी शिक्षा का 2% भी मतलब 7% जीडीपी का टोटल 7% हिस्सा हमारे यहाँ आज भी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है, तो उस वक्त में हम कहाँ से दे पाते। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भैया इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतरीन ये रहेगा कि हम अपने किसी अच्छे पड़ोसी को दे सके और वो एशिया में रह जाए। रूस के पास ऑलरेडी था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त दिमाग क्या लगाया कि हम किसको दे दें। तो भैया अरब देश वालों को देते तो ये सोच रहे पाकिस्तान के फेवर में चले जाते हैं, दूसरे छोटे देश को वो मिल ही नहीं सकता था, और उस समय इन लोग के पास पेट्रोल नहीं था, ये भी गरीब थे सब। तो फिर एशिया में दिया किसको जाए, रूस तो यूरोप में आता है। रूस देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तो यूरोप में आते हैं, लेकिन एक एशिया के देश को देना था।
अब नेहरू को लगा कि चाइना हमारा साथ देगा, इन्होंने प्रीफर कर दिया चाइना को, चाइना ने उतने पैसे दे दिए। अब हम लोग के पास वीटो गया तो इसके पीछे केवल नेहरू जिम्मेदार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मेन जिम्मेदार थी, वरना किसी को कोई थोड़े ना कुत्ता कट ले। हम आपसे कहते हैं मर्सिडीज ले लीजिए ना, लीजिए मर्सिडीज, पैसा दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ना हम मर्सिडीज ना लेंगे, मुकेश अंबानी को दे दीजिए। तो इसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं तो हम भी हैं, हमको उस वक्त कोई ना कोई नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ तान लगा के मोलाई भाव करके ले लेना चाहिए। अब इतिहास में की गई गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन इतिहास में की गई गलतियों को अगर आप देखना है कि वो गलती क्यों थी, तो उस समय के परिदृश्य के हिसाब से सोचिए कि उस समय हमारी सेना के पास 1962 में लड़ने के लिए जूते नहीं थे। रीजन क्या है, पैसे ही नहीं थे हम लोग के पास, बहुत कम पैसा था, तो सूखा वगैरह था, तो गरीबी अंग्रेज सब पूरी तरह से चूस के हम लोग को भेजे थे सब। 200 साल में तो अंग्रेज चूस लिए सब हम लोग को। तो क्या लगता है आपको कि देश की आज़ादी के वक्त में हम बहुत बड़े अंबानी अंडानी थोड़ी थे लोग उस वक्त में, तो इसलिए चाइना को दिया गया। इसमें दो तीन चीज़ें जिम्मेदार थी हमारे वीटो के पास। सबसे पहला, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। दूसरा, नेहरू के पास दो गलती, एक दूरदर्शिता उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे, और सबसे बड़ा हरामीपन चीन का, कि भाई साहब अब तुम हरामीपन पे उतर जाओगे तो फिर कौन जानता है, अगर तुम पूरी तरह से हरामीपन पे उतर जाओगे तो क्या कहेगा कोई तुमसे। तो नेहरू ने उस समय का जो विकल्प देखा उसके हिसाब से सही समझा। आप कहेंगे कि सर नेहरू ने जापान को क्यों नहीं दिया, भैया उस टाइम जापान ने बहुत खतरनाक कंडीशन पे था, जापान को कोई देने का, जापान को मिल ही नहीं सकता था। तो भारत के सामने बस यही ऑप्शन था कि एशिया में दिया किसको जाए, रूस के पास ऑलरेडी था, तो एशिया में उन्होंने कहा कि भारत तुम ले लो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सऊदी अरब वगैरह के पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब को मिल जाता तो आज भी पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा रह जाता। तो इन्होंने सोचा कि चीन को दिला देते हैं और चीन से एक समझौता करा देंगे, पंचशील समझौता, कि हम लोग एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे तुम हमारा सपोर्ट करना, क्योंकि हमने तुमको चीन का वीटो दिलवाया है, और हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं करेंगे। तो नेहरू की तो नीति सोच से तो सही थी, लेकिन सचरा दूरदर्शिता कम था, जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेना, ये भी कर लेना, दिक्कत हो गया इस वजह से। तो ये गलती रह गई हम लोगों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जापान को दे दे, जापान पे परमाणु बम मारा गया था, वही ससुरा द्वितीय विश्व युद्ध मार रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में वीटो केवल जीतने वालों को मिला था, तो बहुत खरमंडल मचाया था। अमेरिका उसको देने ही नहीं देता, क्योंकि वीटो देने के लिए भी जो ऑलरेडी वीटो वाले उनको सहमत होना चाहिए था। तो उस समय नेहरू के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अपना वीटो दूसरे को हैंड ओवर करे, नहीं तो उतना खर्च उठाए। हम लोग आज भी उतना खर्च नहीं उठा पाते हैं, और इनफैक्ट अगर आज भी भारत को कह दिया जाए कि आप यूएनओ के टोटल खर्च का 7% उठा लीजिए, या फिर अपना जो खर्च उठाते हैं उसका डबल ट्रिपल उठा लीजिए, तो आज भी हमें सोचना पड़ेगा, नहीं उठा पाएंगे लोग आज भी। लेकिन हाँ, आज ये है कि आज हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ टैक्स वगैरह बढ़ा के कुछ करके हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते थे। उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत था। सोचिए ना, पॉलिटी के क्लास में कहा है कि शिक्षा का अधिकार था, मुफ्त में मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कहाँ पैसे हुआ करते थे उस टाइम। समझ में आ गया। जापान को एक लड़का कह रहा है क्यों नहीं दे दिए, वियतनाम को दे देना चाहिए। हद है यार, वियतनाम को देना चाहिए, पागल हो क्या। भारत के पास पैसे नहीं जुट रहा है, वियतनाम के पास पैसा। हाथी डूब गई तो एगो लड़का कह रहा है ओ माय गॉड हाथी डूब गई, गधा हिलाओ गधा पार कर जाएगा। अरे बकलवा, देख रहा है कि जब भारत जैसा विशाल देश के पास पैसे नहीं जुट पाया तो कह रहा है वियतनाम। आप पागल हैं, आप 2021 में सोच रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं 1950 की बात। हद है यार, आप 2021 में खड़ा होकर 1950 की बात सोचिएगा। नहीं ना, आप उस वक्त के हिसाब से सोचिए। वियतनाम पे तो अमेरिका बम मारा था, 27 करोड़ बम गिरा दिया था, याद है कि नहीं। वियतनाम तो अपने परेशान था, वियतनाम को तो खुद बांट दिया था। तो 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम तो अपने मर रहा था, उसको वीटो देंगे आप नहीं दे सकते थे। वियतनाम अभी कोई कहेगा कि मालदीव को क्यों नहीं दे दिए, श्रीलंका को क्यों नहीं दिया। अरे भाई साहब, भारत जैसा देश जब टेंशन में आ गया तो एशिया, देखिए रूस हटा दीजिए, रूस एशिया में नहीं आता है। एशिया में डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो वो रूस, भारत लेगा या फिर चाइना लेगा। एशिया में इन्हीं का राज हो सकता है। तो या तो वीटो हमें मिलता या तो वीटो चाइना को मिलता। चाइना पावरफुल था, ले गया। हम लोग की बस अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ हुई रहती ना, आज हमारे पास भी वीटो रहता। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम वादा करते हैं आपको कि आने वाले 10 से 12 साल में हमें वीटो मिलेगा, हम लोग को वीटो मिलेगा।
रीजन क्या है कि वीटो कैसे नहीं मिलेगा, रुकने दीजिए ना, हमको थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए, और आगे जाने दीजिए। धीरे धीरे अभी पूरा इंडिया जाना है ना, जब पूरी दुनिया जान जाएगी ना हमको, धीरे धीरे हम यूएनओ में आग लगा देंगे, ऐसा स्थिति खड़ा कर देंगे ना कि तुमको या तो वीटो देना पड़ेगा, नहीं तो यूएनओ बंद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आपको ऑनलाइन नहीं बता सकते। दुनिया की हर चीज है जिसकी कमजोरी होती है। गीता में एक श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, उसी समय उस समस्या का समाधान जन्म ले लेता है, बस खोजने वाला चाहिए। तो अभी हम लोग की आवाज़ इंडिया तक पहुंच सकती है, तो इंडिया में आज भी कोई सुधार लाना है तो खरमंडल मचा सकते हैं हम लोग, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन कसम भारत माँ की, एक ना एक दिन तो हम आग लगा देंगे, यूएनओ में भी पहुंचेगा एक खलबली की आखिरी ससुराई मास्टर है कौन। हमें वीटो मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ससुरा वीटो, मिलेगा बाबू, टेंशन नहीं लो। अभी आप लोग का बहुत बड़ा समर्थन रहता है, आप लोग का इतना स्नेह प्रेम रहता है, धीरे धीरे हमें पूरे इंडिया जान गया ना। जब जिस दिन वर्ल्ड आएगा हम तो चचरा यूएनओ का एक एक कमजोरी खखोर खखोर के पूरी दुनिया को बता देंगे। तो यूएनओ हमसे यही कहेगा कि भाई तू मास्टर चुप हो जा। हम कहे एक के साथ पे चुप हो तो भारत को वीटो दे दूँ, नहीं तो तू अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, तू लोग इराक में क्या क्या काम किया, अफगानिस्तान में क्या क्या किया, वियना संधि का कैसे उल्लंघन किया, या फिर वासेनार अरेंजमेंट का कैसे उल्लंघन किया, सब बता देगा आदमी। हंगामा करेंगे। उसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, या तो यूएनओ बंद कर, या तो वीटो दे, या तो हमको उड़वा दे। चलो ध्यान से समझते हैं। आने वाले वक्त में होगा बाबू, चलो ध्यान से समझते लो। इतना तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में समझ में आ गया, वीटो वगैरह समझ में आ गया। अब चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी